तो आज हमारे बीच में रवि भैया है, रवि नायडू जी, और ये विवेकानंद केंद्र के जीवन वृत्ति कार्यकर्ता है। अभी जो रंजीत जी ने जो विषय बताया, आप लोग भी विषय में जाने की प्रस्तुति कर रहे हैं। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा और 1 साल 2 साल में आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसे है ना। 1 या 2 वर्ष बहुत जरूरी रहा। तो ये जो काल है अभी से लेकर 2024 से 47 तक का 23 वर्ष का समय, तो इस 23 वर्ष में हम जहाँ पहुँचेंगे तो वो पहुँचने में सब निर्णय प्रक्रिया में आप लोगों का हाथ होगा, क्योंकि आप जिस पदों पर रहेंगे आप लोग, ऐसा है ना। तो भारत कहाँ पहुँचेगा इसका निर्णय जो सब लेंगे उसमें से आप लोग, कई लोग लेंगे, कई स्तरों पर लेंगे, कहीं राजनेता लेंगे, कहीं वैज्ञानिक लेंगे, कहीं शिक्षक लेंगे, तो कई स्तरों पर किसान भी लेंगे। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों का है, तो आप लोग वो निर्णय लेने वाले हैं, ऐसा है ना। इसलिए आप लोगों की क्या, क्योंकि आप लोग जो लोग इसमें आते हैं तो निश्चित एक तो करियर तो हम सभी सोचते ही, लेकिन उसके साथ कुछ देश के लिए करने की इच्छा होती है, इसलिए भी आते हैं, ऐसा है ना। हम लोग आए हैं इसमें, यानी जो करना चाह रहे हैं सिविल से या जुडिशरी में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ करने की भी इच्छा है। तो आप लोगों की इच्छा क्या है, वो बताइए कि आप लोगों के कार्यकाल में जो, और ये किसी भी सर्विस पीरियड में, अभी आप जिस पीरियड में अभी ज्वाइन करेंगे तो आपका लगभग 30 से 35 साल का आपका और आगे करियर रहेगा, वर्किंग पीरियड रहेगा, रिटायरमेंट तक यदि पकड़ लें, है ना। तो आपके करियर का जो पीक टाइम है, ये पीक टाइम भारत के 2047 तक, यानी अपने आज़ादी के शताब्दी वर्ष के पहले हो जाएगा। तो उस समय जो भारत होगा उसको निश्चित, जैसे मैंने कहा, आप लोगों की कल्पना, आप लोगों का विचार, आप लोगों का विजन उस पर डिपेंड करता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग 77 साल का जो प्रवास हमने किया, तो इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में हमने उन्नति की, अग्रस्थान भी प्राप्त किया विश्व में भी कहें तो, है ना, ऐसा है ना। बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के बाद भी क्या, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं जहाँ तक हम पहुंचे हैं इतने सालों में। इतना आगे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जो बुनियादी तौर पे या फिर बुनियादी चीजें, जो बहुत छोटी चीजें हैं जीवन के लिए, उनमें भी सुधार नहीं हो पाया कहीं ना कहीं। सही, वहां तो हर किसी को संतुष्टि हो। और जो जैसे सामाजिक ढांचे में भी कई ऐसी त्रुटियां भी रह गई हैं कि गांव का तो छोड़े, कहीं ना कहीं शहरों में भी अभी माइंडसेट ऐसा है कि ये ऊंच नीच और भी बहुत सारी चीजें, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, अब तक और देखे तो हिंदू मुस्लिम तो बड़ा ही है। तो इन सब चीजों में सुधार करना सबकी इच्छा है कि ये तो सुधरेगा। बाकी जैसे अग्रणी होना ना होना एक बड़ी बात नहीं है, परंतु सुखी होना एक बड़ी बात है। एक इंसान के पास सब कुछ है, बट कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि अभी तो ये हासिल कर दूं, ये हासिल कर दूं। तो जो काम जो आता है उसके साथ में कहीं ना कहीं इच्छाएं बढ़ती जाती है। परंतु फिर भी अगर मेरे पास सब कुछ है, मेरे पड़ोसी के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इसमें खुश हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है, पड़ोसी के पास और मुझसे ज्यादा है, तो मैं उसमें दुखी हूँ कि इसके पास इतना है। तो ये तो सब देखना पड़ेगा कि हम आगे पहुंचे ना पहुंचे। बाकी जो रूट लेवल पे चीजें कितनी सुधर पाती है उसका देखना पड़ेगा। 2 बातें हैं जो कह रहे हो। एक तो ऐसा है कि सामाजिक स्तर पर जो ग्राउंड लेवल पर चेंज होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, और दूसरा अपने मानसिक स्तर पर कुछ परिवर्तन की बात करें, है ना, कि भले बाह्य संसाधन बढ़े न बढ़े, आंतरिक संसाधन विपुल हो जाएगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे तेजी से विकास का दौर है, ये विकास का दौर भी विनाश की ओर अग्रसर नहीं हो जाए, यानी प्रकृति का दौर जैसे कि चलता आ रहा है, कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, जरूरत कितने की है, आदमी ले कितनी चीज रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति पीछे छूटती जा रही है, उससे खींच के देने का कोई विचार नहीं।
तो कुछ इसकी ओर ही किया जाए, विकसित शहर नहीं विकसित गांव बनाया जाए। कलाम साहब के सपने की बात है। हाँ जी रश्मि। सर, इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ों में उसने डेवलपमेंट की है, पर जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लोगों के पास अच्छा पानी पीने की नहीं है, और भी बेसिक फैसिलिटीज़ है जो उनको प्रोवाइड नहीं होती है, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बेसिक सुविधाओं की बात जो आप कह रहे थे वो विषय है। और दूसरा, प्रकृति को बिना तोड़े प्रकृति से जुड़ते हुए विकास हो, ऐसा एक विषय है। तो ऐसा यदि भारत हमको चाहिए, मान के चलिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कोई कार्य एक्शन शुरू होता है, वो कार्य में परिणत होते उसका फल दिखते हुए फिर व्यापक हो, इसके लिए आपको की भूमिका बहुत जबरदस्त है। जितने लोगों ने इस देश के स्वाधीनता में अपना योगदान दिया, उनके पीछे प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ स्वामी जी का था। इसलिए रोमारोला ऐसा कहते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद के साहित्य उनके शब्दों को पढ़ नहीं पाता हूं बिना अपने अंदर एक सिहरन को अनुभव किए। आई कैन नॉट गो थ्रू दिस पेजेस विदाउट रिसीविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा वो रोमारोला है, वो फ्रांस के एक फ्रेंच ये है, नोबेल लॉरेट है। वो लिखते हैं कि ये इसको पढ़ते समय मेरे अंदर ऐसा कोई एक बिजली सा करंट आता है, ऐसा लगता है। और आज इस शब्दों को पढ़ने से ऐसा होता है, तो जिन लोगों ने सुना होगा उनको क्या हुआ होगा। हाँ, साक्षात जिन्होंने देखा होगा। बिल्कुल। तो ये दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जिस दिशा में जाना चाहते हैं, तो आज ये नव भारत हम जो देख रहे हैं, या इसको सारा परिवर्तन की अब जिस दिशा में भी अभी भी जा रही है, तो इसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। 1947 के बाद से स्वामी जी का अध्ययन बंद हो गया, इसलिए 77 साल हम भटकते रहे इधर उधर। तो स्वामी जी के विचारों को यदि पढ़ें, आज अमेरिका में भी उस पर चिंतन चालू हो गया कि हमने स्वामी जी ने अमेरिका में आके जो संदेश दिया, हमने उसको छोड़ दिया। और ये जो अन्ना आंदोलन की बात की हमने, तो अन्ना हजारे का आप जानते होंगे ना, वो आर्मी में थे, सुसाइड करने निकले थे, आत्महत्या करने निकले, पता ही ना। तो वो जो, क्योंकि पहले सेना में थे ना, तो उनकी टुकड़ी जो बॉर्डर में थी, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट में युद्ध के समय उनका भी वो सारी टुकड़ी सब शहीद बलिदान हो गए, शहीद हो गए, ये अकेले बच गए। और इतने डिप्रेशन में चले गए। आपको पता होगा सेना में जो होते हैं यदि साथी अपना, जिसके साथ हम पूरे सुबह शाम रहे, सारे साथी चले जाएंगे तो बहुत मानसिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन में जाता है। ये उस स्थिति में थे। सेना छोड़ दिया, चलो मैं घर चलता हूँ, लेकिन बीच में सोचा मैं आत्महत्या कर दूंगा। और एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं कि ट्रेन आएगा, उस दिन ट्रेन नहीं आ रहे थे, ट्रेन आएगा तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। बैठे बैठे ट्रेन आ नहीं रहा है, तो फिर वहां बैठे किताब बेचता हुआ बच्चा घूम रहा है, उसमें देखा स्वामी जी की तस्वीर की छोटी सी पुस्तिका थी, बहुत आकर्षक। बोला दो भाई, क्या करेंगे, बैठे 4-5 पेज पढ़ा, दिमाग घूम गया। अरे मैं तो यदि पैदा हुआ हूं क्या ऐसे मरने के लिए, ना कुछ करूंगा। तो वहां से आत्महत्या का संकल्प छोड़कर गांव पहुंच गए, रालेगांव सिद्धि महाराष्ट्र में। अपने गांव को नशा मुक्त किया, गांव का हर बच्चा पढ़े इसकी व्यवस्था की। केवल उतना ही नहीं, ऐसा एक सिस्टम खड़ा किया कि उनके गांव को लेकर 200 गांव पूरे महाराष्ट्र में आदर्श गांव होंगे, जो सरकारी फंड के लिए कोई इंतजार नहीं करता। आज भी अपने बलबूते पर हम पैसा कमाएंगे, हम अपना विकास खुद करेंगे, गवर्नमेंट के सिस्टम्स के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। तो आदर्श गांव जहां नशा बंदी पूरा 100% हो गया, हर बच्चा स्कूल जाता है। ये सारा जो परिवर्तन लाया एक आदमी, जिसने स्वामी जी के 4-5 पन्ने पढ़े किताब से। और वो भी वहां से उठा जहां जीवन खत्म करने की सोच रहा था। और कितनी प्रेरणा उस वाक्यों ने दी होगी। ऐसे हमारे उड़ीसा में अभी एमपी बन गई अपराजिता षडंगी करके, ऐसे है शायद भागलपुर से। अच्छा। उनके पिताजी अपने जो भारत परिक्रमा हुआ था 92 में, अच्छा, उसके भागलपुर के कन्वीनर थे। अच्छा। तो वो IAS ऑफिसर थी उड़ीसा में, अभी
पिछले टर्म के पहले रिटायर VRS ले लिया, तो उन्होंने उड़ीसा में बहुत परिवर्तन लाया। वो शिक्षा सचिव थी। अच्छा। उन्होंने क्या किया, मास एजुकेशन केस में देखा, ये शिक्षक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ठीक से पढ़ाते नहीं, अटेंड नहीं करते सारे क्लास, साइन करते हैं, कोई गया मार्केट में, कोई यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है। तो उन्होंने उसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन शुरू किए। एक तो फिर सबको यूनिफॉर्म ला दिया कि यूनिफॉर्म पहन के बाहर घूमने से पता चल जाएगा, कोई घूम नहीं पाएगा। लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन किसी तो पॉलिटिकल प्रेशर आया, मंत्रियों ने कहा, लेकिन नहीं सुना उसने। फिर भुवनेश्वर में आप अभी भी जाएंगे तो आपको दिखेगा, वॉल आर्ट दिखेगा पूरा, अरे हर जगह दीवारों पर ये जो पोस्टर लगते हैं, लोग लिखते हैं, वो कुछ नहीं, तो वहां के ट्रेडिशनल जनजाति आर्ट आपको दिखेगा। ये उन्होंने शुरू किया भुवनेश्वर, और उसके लिए उन्होंने कंपनीज को इन्वॉल्व किया। तो भुवनेश्वर आकर्षक बन गया, सरकार का पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत क्रिएटिवली, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जबरदस्त काम किया उन्होंने। और कभी भी जितना गवर्नमेंट प्रेशर दे, वो किसी का उसने सुनकर काम नहीं किया। उनसे मिलने गए थे हम एक बार अपने कार्यक्रम के लिए बुला के। उन्होंने कहा, आप देख रहे हैं कि आपके पीछे, हम ऐसे बैठे थे टेबल पे, हमने देखा स्वामी जी का फोटो था। ये मेरे प्रेरणा स्रोत है। बचपन से मुझे उनकी किताब मुझे मिली, पिताजी ने लाके दिया, वो पढ़ा, इसलिए मुझे प्रेरणा मिली। मैं जो आज कर रही हूँ, जो सही है वो मैं करती हूँ। तो ऐसा उन्होंने बहुत चेंज किया। तो ये मेरा ये आपसे अनुरोध है, स्वामी जी के विचारों में, अपने जीवन में, ये जो आप कह रहे हैं ना, आंतरिक मनोबल चाहिए, आंतरिक शांति चाहिए, और बाहर परिवर्तन की ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा स्वामी विवेकानंद की वाणी से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने किया है ना, कि एक 21 क्या बोलते हैं उसको, 29 साल का युवा 7,000 किलोमीटर दूर जाने को तैयार हो गया। जब विदेश जाना नहीं जाना, कोई परिचय पत्र नहीं है, पैसा नहीं है, ATM कार्ड नहीं है, फोन नहीं है, वहां कोई है कि नहीं पता नहीं, केवल एक ही पीड़ा से कि मेरे देश के का उत्थान हो। देश के उत्थान की प्रचंड इच्छा से जो समुद्र लांघ के चला गया, वहां भी बहुत बाधाओं कभी बताएंगे रंजीत जी, बड़ा रोमांचक कहानी है वो। तो कैसे उन्होंने किस वेदना से, किस पीड़ा से रात रात भर रोते रहते थे, सोते नहीं थे। क्यों? मैं तो इतने सब सुख सुविधा में, ऐश्वर्य में हूं, लेकिन मेरे देशवासियों का क्या, जिनका प्रतिनिधि होकर आया। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना अपने देश के लिए जिसकी है। भगिनी निर्विता कहती थी, ऑल अदर्स इंस्पायर्स, स्वामी विवेकानंद फायर्स। Not an event is there in this country which does not have a reflection in his mind. कहीं भी इस देश में कुछ हो जाए, उसकी पहली प्रतिध्वनि कहीं आपको सुननी है तो विवेकानंद हृदय में आपको सुननी होगी। इस तरह जो खुद को कहते थे कि आई एम कंडेंस्ड इंडिया, तो भारत को यदि आपको अनुभव करना है, कोई रोमारोला जिनके बारे में बताया ना, वो जब भारत में पहली बार आए, भारत को जानने की इच्छा से, तो कई जगह घूमे, किसी बहुत लोगों को पूछा, मैं क्या पढ़ूं, इंडिया को जानना चाहता हूँ, धर्म को जानना चाहता हूँ। तो कई लोग कई बार, कोई कहता है वेद पढ़ो, कोई उपनिषद को, गीता पढ़ो, इतना कंफ्यूज हो गया क्या पढ़ूं मैं लास्ट में। तो रविंद्रनाथ ठाकुर से मिले, वो भी साहित्यिक, तो इनको लगा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, दोनों साहित्यिक है। उनको पूछा, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इंडिया, व्हाट दिस थिंग शुड आई रीड। तुरंत उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट हिम, नथिंग नेगेटिव अबाउट हिम। तो भारत को जानना है तो विवेकानंद को बढ़िया, भारत क्या जान जाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है लास्ट में कि आप लोग स्वामी जी को पढ़ना शुरू कीजिए। आप जितना जो पढ़ रहे हैं पढ़िए। इस सब का आधार, इस सब का बेस, आपको जो आप करना चाहते हैं, हम जो मिलकर सब लोग जो भारत चाहते हैं, वो भारत को साकार करना है तो स्वामी जी को पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग सप्ताह में एक दिन कुछ समय निकाल कर पढ़ेंगे, या डेली कुछ समय 10-15 मिनट पढ़ेंगे, 1-2 पेज पढ़ेंगे, तो क्या है आप तय करिए। तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। और आपका तो सौभाग्य ऐसा भी है, आप रंजीत जी से जुड़े हैं, जो खुद विवेकानंद के बारे में लोगों को बताते हैं। तो आपके पास तो घर बैठे ही आपके पास सारा बोनस ऑफर है आपके पास। तो इसलिए चलिए, ये 2 बातें थी। आप लोग आगे जो दिशा दिखाएंगे देश को, उसमें 2 चीज को पकड़िए, एक रेगुलर कोई कृति, एक्शन, दूसरा ये, ठीक है, ये 2 बातें थी। तो आज का बड़ा अच्छा उद्बोधन रहा, और ये
जीवन का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है यदि आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे तो। जीवन के अंदर कई बार कोई शब्द, किन्हीं के द्वारा बताई गई बात वो ऐसी जहन में बैठ जाती है कि जैसे मानो कि उसके लिए एक जगह बन रही थी और रिक्त स्थान उस बात ने आके पूरा कर दिया और फिर आपके जीवन को एक दिशा मिल जाती है। तो हो सकता है कि आज वो आपके रिक्त स्थान के अंदर रवि भैया के शब्द पड़े हों और वो आपके जीवन को प्रज्वलित कर दें, प्रकाशमय कर दें और आगे के भविष्य को एक सुनहरे भविष्य के रूप में तब्दील कर दें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ भैया का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इस सारे वक्तव्य से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।